हाँ चलिए, लेक्चर नंबर 8 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। तो इसमें बहुत सी डिटेल में हमने बातें कर ली। अब हमारा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट है। इस लेक्चर नंबर 8 में मैं डिस्कस करूँगा एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आपके बुक का, आई थिंक सो लास्ट टॉपिक है, वो है हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में बात करूँगा मैं। दूसरी जो मैं बात करूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हीलियम नियॉन लेज़र। दूसरी बात मैं करूँगा लेज़र की एप्लीकेशंस के बारे में, कि लेज़र कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तीसरा, मैं आपके बुक के एंड पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उससे भी बहुत सारे आपकी एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, या पेपर में, या आपसे कोई पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। और वो आपके कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस नॉलेज को भी रिवाइज कर देगा। तो असल में लेक्चर नंबर 8 में हम इन्हीं टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हीलियम नियॉन लेज़र। जिस तरह नाम से आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, असल में लेज़र के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, क्या हो एक्साइड हो, मतलब एक एटम एक्साइटेड स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट में। तो अब इलेक्ट्रॉन तो सॉलिड्स में भी होते हैं, लिक्विड्स में भी होते हैं, और साथ गैसेस में भी होते हैं। लिहाजा उसके बेस पर जो लेज़र की क्लासिफिकेशन है वो 3 किस्म की है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो जिससे आपने लेज़र को प्रोड्यूस करना है, वो है सॉलिड लेज़र, लिक्विड लेज़र, एंड थर्ड नंबर है गैसियस लेज़र। सॉलिड लेज़र, लिक्विड लेज़र और गैसियस लेज़र। तो अब ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है, हीलियम और नियॉन की वजह से, मोस्टली जो नियॉन की वजह से आपका लेज़र क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हीलियम और नियॉन दोनों जो मिक्सर है गैसेस का, लिहाजा ये जो हीलियम नियॉन का जो लेज़र होगा वो गैसियस लेज़र होगा, ठीक है। तो हीलियम नियॉन लेज़र बेसिकली कौन सा लेज़र है? गैसियस लेज़र है। अब ये गैसियस जो लेज़र है हीलियम और नियॉन का, ये प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, अब इस पे बात करते हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की वजह से हीलियम और नियॉन की से लेज़र प्रोड्यूस होता है। और ये हीलियम और नियॉन जो है, हीलियम और नियॉन, इसको बेसिकली कहते हैं लेजिंग मीडियम। क्या? लेजिंग मीडियम। क्योंकि इसकी वजह से ये एक सोर्स है, जिस सोर्स की वजह से लेज़र प्रोड्यूस होता है, लिहाजा हीलियम और नियॉन को क्या कहते हैं? लेजिंग मीडियम। अब बेसिकली बात ये है कि असल में जो लेज़र है, ये लेज़र जो प्रोड्यूस करता है वो नियॉन करता है। नियॉन लेज़र प्रोड्यूस करता है, लेकिन हीलियम क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये लेज़र प्रोड्यूस नियॉन से होता है, लेकिन हीलियम एक सोर्स बहुत ज़रूरी है नियॉन के लिए। ये एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करता है। हीलियम एक्सेलरेट करता है नियॉन की लेज़र को। असल में नियॉन में मौजूद जो मेटास्टेबल स्टेट है, उसको मेंटेन करने के लिए हीलियम का सहारा लिया जाता है। लिहाजा दोनों चूल्हे दामन एक साथ है, लेकिन जो जो बेसिक चीज़ है जहाँ से प्रोड्यूस होता है लेज़र, वो है नियॉन, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद अब जो इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट होगा। इस तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब होगा। डिस्चार्ज ट्यूब की अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें हम लेज़र को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम और नियॉन दोनों होंगे, ठीक है। हीलियम और नियॉन का एक मिक्सचर होगा, क्योंकि हमें ऐसे ही लेज़र प्रोड्यूस करना है। लेकिन एक बात है कि हीलियम को कितना यूज़ करेंगे, नियॉन को कितना यूज़ करेंगे, ये एक ख़ास रेशो आप रखोगे। कितना रेशो? 1:4 के हिसाब से आप 1:4 के हिसाब से आप हीलियम और नियॉन को डालोगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास नियॉन 15% है, तो हीलियम उसका 85% यूज़ होगा, ठीक है। 1:4 के हिसाब से हम इस मिक्सचर को बनाएंगे हीलियम और गैस का। अगर इसके हीलियम की क्वांटिटी 15% है, तो नियॉन का 85% होगा। मतलब ये हुआ कि 1:4 के साथ हमें इस मिक्सचर को बनाना है, ठीक है। तो ये आपका सॉरी, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ हीलियम नियॉन लेज़र का। अब जाते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की तरफ। तो क्या होगा, आप एक क्या लोगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब को लोगे। इसको आप क्या कहते हो? डिस्चार्ज ट्यूब को लोगे। उसके अंदर क्या होगा? ये हीलियम हीलियम हो गया, ये नियॉन हो गया, और ये क्या हो गया? हीलियम। हीलियम को लोगे, और इस क्या होगा? नियॉन। डिस्चार्ज ट्यूब में किसको लोगे? हीलियम को लोगे, नियॉन को लोगे। डिस्चार्ज ट्यूब के लेफ्ट राइट पे आप क्या लगाओगे? रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये रिफ्लेक्ट, अच्छा, ये जो मिरर है, ये इसे कहते हैं पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर। पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, और इसे आप कहते हो फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर।
मतलब ये हुआ, अगर ये पार्शियली मतलब ये कि इससे 50% इधर जो आएंगे रेस, ये 50% रेस को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये 100% रेस को रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब ये फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और इधर जो मिरर इंसर्ट है ये क्या है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर भी हमने मेंटेन करना है, और वो प्रेशर होगा इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम थोड़ा प्रेशर हम इसके अंदर वैक्यूम होगा। तो एक 1 mm ऑफ इंची, मिलीमीटर ऑफ इंची का वैक्यूम इसके अंदर क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब आखिर में बात यह है कि इसको भी एक वोल्टेज सोर्स से हमने क्या करना है, एक डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ हमने क्या करना है, इसको अटैच करना है, डीसी वोल्टेज सोर्स। अच्छा, एक डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ हमने इस सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब बात क्या हुआ, अच्छा, जो ही हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब को, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्या डिस्चार्ज हो जाएंगे, ये एटम्स, हीलियम और नियॉन के एटम्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो जब भी एनर्जी, लेट्स सपोज सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ हीलियम का ये मैं ड्रा करता हूँ हीलियम का ये ग्राउंड स्टेट है, और ये हीलियम का एक्साइटेड स्टेट है। तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन इधर होंगे ग्राउंड स्टेट में, जब ही इसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मिल जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेशन पे चले जाए, एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किधर चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी हीलियम एटम के लिए, वो है 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप अप्लाई करोगे तो ये ग्राउंड स्टेट से ऊपर स्टेट में चला जाएगा। तो अब ये क्या है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी है, क्योंकि हमने इतना एनर्जी दे के ऐसे क्या कर दिया, एक्साइटेड स्टेट में लेके गया। अब देखो, ये तो हीलियम का किस्सा हो गया। अब नियॉन का भी ये एक्साइटेड स्टेट है नियॉन का, और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। लेट्स सपोज ये एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट है, सॉरी ग्राउंड स्टेट, और ये है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये हो गया नियॉन का। अच्छा, हीलियम, ये हो गया हीलियम का एच, हीलियम ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। तो नियॉन के क्या हो जाएंगे, नियॉन के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। जो ही वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, इधर वोल्टेज अप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से जंप करके किधर चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नियॉन के, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी कोई एनर्जी चाहिए एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। जो एनर्जी ऐसे चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, वो है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए नियॉन के एटम्स को क्या करने के लिए, एक्साइट करने के लिए। तो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब उसे प्रोवाइड हो जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो जाएंगे, तो आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान एक और एनर्जी स्टेट होता है जिसे कहते हैं मीटा स्टेबल स्टेट। कौन सा, मीटा स्टेबल स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत जल्दी इधर 10 की ताकत -8 सेकंड गुजार के ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डी एक्साइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी एक्साइट। और ये वाले जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है हीलियम के, ये भी अपना एनर्जी इधर ट्रांसफ़र कर देगा, और एनर्जी ट्रांसफ़र ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, कोलिजन हो जाएगी, तो ये मतलब एक्सेलरेट कर देंगे। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन इसे कहते हैं। मीटा स्टेबल में स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की इधर आने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी ग्राउंड स्टेट से जब इधर इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाए, नियॉन के एटम के ग्राउंड स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम हो, और ये मीटा स्टेबल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाए ग्राउंड स्टेट से, तो इस स्टेट को फिर आप कहते हो पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस सिचुएशन को क्या कहते हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब ये नियॉन के इलेक्ट्रॉन भी इधर कोलाइड होगा और अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा कंटिन्यूसली, जब कंटिन्यूसली अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो इधर इस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएंगे, पॉपुलेटेड इन्वर्स हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो यही जो एनर्जी रिलीज़ है इसकी, ये जो लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है वो है 63
28 एंगस्ट्रॉम, या इसको इतना एंगस्ट्रॉम में है, या अगर आपने ये विजिबल रीजन में ये लाइट एमिट होगा, और इसकी जो वेवलेंथ है वो है 63-28 एंगस्ट्रॉम, या 632 नैनोमीटर के बराबर ये होता है, 632 नैनोमीटर एनएम। तो 632 नैनोमीटर का ये फोटॉन रिलीज़ करेगा यूवी रेज में। अच्छा, और ये क्या होगा, ये आपके पास एक लेज़र बनेगा कंटिन्यूसली। तो ये आपके पास हीलियम और नियान का लेज़र हो गया। अब जो ये लेज़र बन गया कंटिन्यूसली, पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन करते हैं हीलियम के से। तो ये मेंटेन होगा तो आपका कंटिन्यूसली लेज़र क्या होगा, लेज़र आपका कंटिन्यूसली बनेगा। जो आपका प्रोटॉन इधर बनते हैं, प्रोटॉन मीटास्टेबल स्टेट से, तो वही प्रोटॉन 50% तो आपका लेज़र बनाते हैं। ये प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, एस्केप। ये प्रोटॉन एस्केप हो जाएंगे तो ये आपका लेज़र है, लेकिन इसके 50% जो प्रोटॉन है वो बाउंस बैक होते हैं और दोबारा क्या करते हैं, यही इस अमल में हिस्सा लेते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। तो इस तरह आपका ये लेज़र कंटिन्यूसली क्या होता है, एमिट होता है। ठीक है, बाउंस बैक एंड प्रोड्यूस लेज़र, दिस लाइट बाउंस बैक एंड अगेन इंट्रोड्यूस, इस तरह सर्कुलेट होता रहता है और आपके साथ कंटिन्यूसली लेज़र बनते हैं। तो आपका क्या हो गया, हीलियम एंड नियान लेज़र हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। लेज़र की एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि लेज़र किधर किधर एप्लीकेशन है इसकी। ये कहाँ पे यूज़ होता है लेज़र, इसकी एप्लीकेशन किधर है। तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में है। मेडिकल फील्ड में है, और आंखों का जो डॉक्टर होता है वो सर्जरीज करता है, वो मोस्टली लेज़र से करते हैं। आपने सुना होगा कि लेज़र सर्जरी की प्लाने, तो वो लेज़र से होता है। तो क्या मतलब हो गया, ये जो रेटिना है, जहाँ पे आँख है इंसान की, जहाँ पे इमेज बनता है, तो उस इमेज में जो इमेज सही नहीं बनता, बाद लोगों की वो शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ये मसले मसाइल जो होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, लेज़र से इसकी वेल्डिंग डॉक्टर कराते हैं। इसे आप फिर कहते हो लेज़र वेल्डिंग। तो उस पर 70-80 हज़ार तक खर्च आता है, लेकिन उसका आपका जो नज़र होगा वो दोबारा वेल्ड हो जाएगा किससे, लेज़र से। लेकिन अगर आप 70 से 1 लाख तक ख़र्चा भी करें और आपका ये रेटिना ठीक भी हो जाए, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है। 5 से 10 साल बाद आप दोबारा वो स्टेट पे जाओगे मोस्टली, लेकिन चलो 5-10 साल तो वैसे गुजार लोगे ना सही नज़र के साथ, तो फिर भी लेकिन इसके है बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह ये सब कुछ किस से होता है, लेज़र से होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लेज़र जो है ये बहुत इंटेंस बीम ऑफ लाइट होती है। क्या होती है, इंटेंस बीम ऑफ लाइट। लेज़र क्या है, बहुत इंटेंस बीम ऑफ लाइट है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है। क्यों, अगर इंटेंसिटी का फार्मूला मैं लिखूँ कि एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब कि इंटेंसिटी और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका एरिया कांस्टेंट होता है, जिस इंटेंसिटी के साथ निकलता है उस इंटेंसिटी के साथ वो ट्रेवल करता है। आम लाइट की, जब आम लाइट है, जिस तरह विजिबल जो सन लाइट है या बल्ब की लाइट है, वो डिस्पर्स होती है हर डायरेक्शन में, तो एरिया बढ़ता है उसका। जब एरिया बढ़ता है तो आपकी इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। लेकिन लेज़र में ये नहीं है, लेज़र में एरिया कांस्टेंट रहता है, फेज डिफरेंस सेम रहता है, लिहाजा इसकी इंटेंसिटी। अब जब इसकी हाई इंटेंसिटी है तो इससे भी हम तो फ़ायदा ले सकते हैं। जो इंसानी बॉडीज़ में जो हार्मफुल सेल्स होती है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं बाय डिस्ट्रॉय, इसको उस हार्मफुल डिस्ट्रॉयड बाय लेज़र। तो लेज़र से उसकी क्या करते हैं, हार्मफुल जो लाइट है उसको डिस्ट्रॉयड करते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब ख़त्म कर देते हैं, इंसानी वजूद से उसका खात्मा कर देते हैं। तो ये भी लेज़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में। अच्छा, बाज़ कैंसर सेल जो होते हैं वो अनवांटेड सेल होते हैं इंसानी बॉडी में, जो स्लोली क्या होते हैं, स्लोली और भी सेल्स को इन्फेक्ट करता है और उसकी तादाद बढ़ती है। तो क्या होता है, तादाद बढ़ने से इंसान में कैंसर की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है। तो ये कैंसर के जो सेल्स है ये भी लेज़र से क्या होती है, डिस्ट्रॉयड बाय लेज़र। तो लेज़र का इस्तेमाल करते हुए आप कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ इंसान की बॉडी में इस तरह मसले मसाइल होते हैं कि बास वेंस इंसान में, या आर्टरीज इंसान के जो रगें होती हैं, या कैपिलरीज या वगैरह में, अगर एक डिज़ीज़ या इस तरह जरासीम हो गई, या एक डिज़ीज़ स्प्रेड होने का ख़तरा हो, अगर एक डिज़ीज़ स्प्रेड होती जा रही हो किसमें, इंसानी बॉडी में, तो उस डिज़ीज़ कि अगर आप ट्रीटमेंट न करें तो उसमें जो जरासीम है जो प्रमोट करता है डिज़ीज़ को, वो भी क्या होगा, उस डिज़ीज़ स्प्रेड कर देगा टाइम टू टाइम। तो अगर आप कैंसर से उसकी वेंस या आर्टरीज वगैरह का या कैपिलरीज की ट्रीटमेंट करें लेज़र से, तो आपकी जो
डिजीज़ है, डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, डिजीज़ को स्टॉप करता है बाय द लेज़र एप्लीकेशन। तो लेज़र से हम किसी डिजीज़ को स्टॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेटल की वेल्डिंग हो गई, अगर दो पार्ट्स को जोड़ना हो मेटल का, ये नॉन मेडिकल एप्लीकेशन भी है, तो वेल्डिंग के आप उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है। अगर टीचर आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हो मल्टीमीडिया पे और एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हो तो लेज़र बीम से कर सकता है, ठीक है। अब आप इन्फेक्टेड एरियाज़, अगर एक एरिया इन्फेक्ट हो जाए ह्यूमन बॉडी में, तो उसका एक लेज़र पिक्चर बना सकते हो, पिक्चर खिंचवा सकते हो लेज़र से इंटरनल बॉडी की। तो उसमें आपका सारा आपका क्या होता है, डिटेल होता है। इन्फेक्टेड लेज़र फोटोग्राफी उसे कहते हैं, लेज़र फोटोग्राफी। तो ये सारे क्या हो गए, लेज़र के एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। तो अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे बात करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बुक में जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, उस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बुक में है, उस पे बात करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर वगैरह में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी इससे बहुत बातें आ सकती हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस, तो नंबर एक आपके बुक में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, वो क्या है? वो ये है कि अगर हाइड्रोजन में, क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 1, अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देन वाई हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो उस पे एक लाइन नहीं होता, एक से ज़्यादा लाइंस होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक है हाइड्रोजन के पास, तो क्या उसका स्पेक्ट्रम जो है वो क्यों सिंगल नहीं है? वाई द स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे एक से ज़्यादा लाइंस है? तो इसका आंसर ये है कि आल्दो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस तरह ड्रा करूं, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन तो एक है, लेकिन हाइड्रोजन का जो शेल्स है, शेल की तादाद तो ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है एनर्जी पे कि आप जितना हीट दोगे या जितना एनर्जी दोगे, उसके हिसाब से। अगर आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाएगा, सेकंड शेल से तो वापस फर्स्ट शेल में आएगा, तो भी एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा। अगर आप ज़्यादा एनर्जी दे दो तो वो थर्ड शेल में चला जाएगा, थर्ड शेल से वापस आएगा, तो भी आपको एनर्जी देगा, उसका अलग स्पेक्ट्रम होगा, इसके अलग लाइन होंगे, उसके अलग स्पेक्ट्रम होगा, उस पर अलग लाइन होंगे, जो एन शेल इन्फिनिटी शेल तक जाएगा, वापस आएगा, तो भी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन तो सिंगल है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इन हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक अभी लिहाजा एक शेल से दूसरे में जंप करेगा, वापस इसमें आएगा, अलग स्पेक्ट्रम होगा, अलग लाइन होगी, सेकंड में, थर्ड में, इस तरह। मतलब जंपिंग तो कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन, हर शेल में जंपिंग कर सकता है। लिहाजा अगर इलेक्ट्रॉन एक क्यों ना हो, इसका स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सेकंड शेल में जाएगा, एक खास वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा और वापस इस शेल में आएगा, तो वही खास एब्जॉर्व वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करेगा, तो इसका एक स्पेक्ट्रम बनेगा, इस पे लाइन बनेंगे। एक ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वापस इन्फिनिटी शेल में जाएगा, इन्फिनिटी शेल से वापस आएगा, तो भी एक स्पेक्ट्रम को रिलीज कर देगा, उसका अलग लाइन होंगे। लिहाजा इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब दूसरी बात यह है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हाइड्रोजन क्लासिकल फिजिक्स को ओबे करे तो उसका स्पेक्ट्रम जो होगा कंटिन्यूस, लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स को या क्वांटम फिजिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स को ओबे करे तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन है, लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। क्या ये है, अब हाइड्रोजन के साथ अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों है, और मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस क्यों है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा या सॉरी क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स जो है या रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। ये नहीं कहा उसने कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जंपिंग की बात नहीं की, इन स्पेसिफिक एनर्जी की बात नहीं की, स्पेसिफिक ऑर्बिट की बात नहीं की। बोहर ने तो, रदरफोर्ड ने तो यही कहा कि इलेक्ट्रॉन जब जहाँ भी वो भी होगा कंटिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। अब जब कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तो क्लासिकल फिजिक्स आपको यही बताता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग की वजह से कंटिन्यूस है। लेकिन मॉडर्न जो फिजिक्स है या एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, उसमें यही है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है।
क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को अगर ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ऊपर शेल में चला जाएगा, वही एनर्जी रिलीज़ करेगा तो नीचे शेल में आएगा, एक क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम आपके साथ प्रोड्यूस होगा। अब उसने मॉडर्न फिजिक्स ने यही कहा कि आपको जिस शेल में भी लेके जाना हो हाइड्रोजन को, उसमें हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए एक खास वेवलेंथ, एक खास एनर्जी चाहिए। वही एनर्जी जब ऊपर जाएगी वापस इन द फॉर्म ऑफ डी एक्साइटेशन वही एनर्जी रिलीज़ करेगा तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनेगा। उसमें लेंस होंगे, डार्क लेंस, जो मैसिंग स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। इस पर मैंने बहुत डिटेल पे लेक्चर दिया है इस पर। तो यही इसका आंसर है कि हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली नहीं है, कंटिन्यूसली उसे हर ऑर्बिट का एक कांस्टेंट, एक खास एनर्जी है, वो एनर्जी दोगे तो उस ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो क्लासिकल फिजिक्स है उसने ये बताया था कि हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये है कि क्या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है ग्राउंड स्टेट में? क्या ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, या इससे कम कर सकता है, इससे ज़्यादा कर सकता है, या इतना एनर्जी कर सकता है रिलीज़? तो आपको पता है इसका आंसर ये हुआ कि फर्स्ट शेल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, सेकंड शेल में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, अब बात यह है कि क्या ये हाइड्रोजन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो एनर्जी है ये जज़ब कर सकता है या इसे कम कर सकता है? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फर्स्ट शेल, -13.6 फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। उसके साथ अगर आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जमा करोगे तो ये आपके साथ आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप एनर्जी कम दे सकते हो, इतना दोगे तो दूसरे शेल में जाएगा। अब -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फर्स्ट शेल में एनर्जी, अगर आप उसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को +13, जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो उसका नेट एनर्जी जीरो हो जाएगा। जब एनर्जी जीरो का मतलब, ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, जब एनर्जी जीरो हो गई इसका मतलब कि इन्फिनिटी शेल में है, लास्ट शेल में या इन्फिनिटी शेल में है। लेकिन -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इसके साथ 13.7 एनर्जी आप दोगे तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप ज़्यादा एनर्जी दोगे तो उस एनर्जी को फिर आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि हाइड्रोजन का एटम आयनाइज हो जाएगा, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्फिनिटी शेल से भी इस न्यूक्लियस का जो फोर्स है इससे बरी हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर उससे आपको ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उससे फिर आयनाइजेशन एनर्जी दे कह सकते हैं। तो इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, कि हाँ हम 13.6 इलेक्ट्रॉन और एनर्जी भी दे सकते हैं, इससे कम भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दोगे इससे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि सॉलिड्स का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों है और गैसेस का स्पेक्ट्रम ये लाइन क्यों है? सॉलिड्स का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों है और गैसेस का स्पेक्ट्रम वो क्यों है, लाइन क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि सॉलिड के, अगर मैं ये लेट सपोज सॉलिड हो गया, सॉलिड का जो एनर्जी गैप होता है एक शेल और दूसरी शेल का बहुत कम होता है, लिहाजा इससे जो स्पेक्ट्रम लाइन प्रोड्यूस होंगे वो बहुत क्लोजली बाउंड होंगे, बॉन्डेड होंगे या बाउंड होंगे। इसमें आप इसकी जो बाउंड्रीज हैं डिफाइंड नहीं है, बाउंड्रीज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को फिर आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हो। तो लेकिन अगर मैं गैस का ड्रा करूँ, लेट्स सपोज गैस है, तो इसके शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इस शेल में होगा या इस शेल में होगा तो हर शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत क्या होता है, ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली सॉलिड्स। लेकिन जब ये कोई स्पेक्ट्रम रिलीज़ करेगा तो वो क्या होगा, लाइन होगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड में एक्साइट करने के लिए एक खास एनर्जी चाहिए होती है। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए 5 एनर्जी चाहिए होता है। अगर आप 5 दोगे, 5 एनर्जी, तो ये ऊपर जाएगा। अगर 5 से कम दोगे तो ये नहीं जाएगा। 5 से कम जो एनर्जी होगा वो इधर डार्क शो करेगा। 6 दोगे तो ऊपर जाएगा, तो फिर उसका एक लाइन आएगा इधर वापस एक्साइटेशन के दौरान। इस तरह इसको एक्साइट करने के लिए डिफरेंट लाइन होगा, डार्क लाइन भी होंगे। लिहाजा इलेक्ट्रॉन जंपिंग की वजह से एक शेल से दूसरी शेल में जंप करने के लिए एक खास एनर्जी चाहिए, तो इसका जो स्पेक्ट्रम भी होगा रिजल्टिंग में क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। इस पर बहुत डिटेल में मैंने बातें की है। अगर आप लेक्चर्स को सारे अगर आपने पढ़ लिए हो तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। लेकिन सबसे पहले आप लेक्चर्स तकरीबन टोटल मैंने 7-8 लेक्चर दिए हैं, 7 और 7B, ये 2 लेक्चर और हो गए, मतलब 7 लेक्चर मैंने दिए, 7-8। वो अगर सब पढ़े हैं आप इस चैनल में, अगर आप उसको स्टडी करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेज़र
और कॉमन जो लाइट है इसमें क्या फ़र्क है, लेज़र और कॉमन लाइट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। मैं 2-3 बताऊँगा कि ये लेज़र का जो भी होगा लाइट वो सिंगल वेवलेंथ होगा उसका, ये मतलब मोनोक्रोमेटिक। क्या है, उसका जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल सिंगल होगा और इधर मल्टीपल वेवलेंथ होंगे। जिस तरह कॉमन लाइट जो है उसमें हर किस्म का वेवलेंथ है। एक्सरे का अलग है, गामा रेस का अलग है, इसके अलावा माइक्रोवेव, रेडियो सबका अलग। ये एक डिफ्यूज्ड वेवलेंथ है और ये क्या है, सिंगल स्पेसिफाइड वेवलेंथ है। ये एक फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि लेज़र जो है ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यूनी डायरेक्शनल है। और ये XYZ कॉमन जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, मल्टी डायरेक्शनल, ये मल्टी डायरेक्शनल है कॉमन लाइट। तीसरी बात ये है कि ये जो लेज़र है ये पोलराइज्ड है, ये नॉन पोलराइज्ड। इस पे मैंने बहुत बातें की है, अगर आप उसको सर्च करें। 5 की इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी है, ये हाई इंटेंसिटी है, ये लो इंटेंसिटी है, क्योंकि इसमें एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ने से इंटेंसिटी कम होती है। ये सब बातें मैंने की हैं। लेज़र पे बहुत 2-3 लेक्चर हैं, आप अगर उसे गौर से देखें तो आपको इस सारे क्वेश्चन का आंसर्स बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि आयनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 7 है 6 है कि उसमें क्वेश्चन में हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्यों। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी एटम से मौजूद इलेक्ट्रॉन, अगर एटम को आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अब मज़ीद दोगे आखिर में वैलेंस शेल में जब चला जाए और आप मज़ीद थोड़ा डेल्टा यानी एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, ये वैलेंस शेल को छोड़ देगा, लिहाजा ये एटम आयनाइज हो जाएगा। लिहाजा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के फोर्स से आज़ाद करता है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में कि हीलियम का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो अब हीलियम का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करो, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो हीलियम के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है आयनाइजेशन और 1 इलेक्ट्रॉन को कम चाहिए होगा, लिहाजा हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बनिस्बत किसके, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 बनिस्बत हाइड्रोजन। क्वेश्चन 8 में है कि एक्स-रेज इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, और दूसरी बात उसने ये कही कि ये डायफ्रैक्ट क्या हो सकता है, कि एक्स-रेज क्या इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से निकाल सकता है, मेटल सरफेस से, और क्या होती है, डायफ्रैक्शन का अमल करते हैं। तो यस, अगर आप एक्स-रेज को किसी मेटल सरफेस पे या ग्रेफाइट पे बम्बार करे तो ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा तो इस दौरान एक्स-रेज का जो नेचर है उसे पार्टिकल नेचर शो करता है। जब किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है तो एक्सरे कौन सा पार्टिकल नेचर शो करता है। और अगर आप किसी एक्सरे को क्रिस्टल पे बम्बार करें तो इधर इसकी ये डायफ्रैक्ट भी हो सकता है, तो डायफ्रैक्शन का अमल भी कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो करे, इलेक्ट्रॉन को भी इजेक्ट करे। तो इस दौरान इसका जो नेचर होगा वो क्या है, वेव नेचर। तो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, मतलब कि एक्स-रेज डुअल नेचर को शो करता है। तो हाँ, इसका आंसर क्या है, हाँ डायफ्रैक्ट भी हो सकता है क्रिस्टल में और ये आपके साथ इलेक्ट्रॉन को भी इजेक्ट कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर एक्स-रेज भी एटम से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, और कॉमन लाइट भी एटम की उससे निकलता है इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन की वजह से, तो ये एक्स-रेज की प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है, एक्स-रेज क्यों ख़ास है। अगर आम लाइट जो है कॉमन लाइट वो भी इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है और एक्स-रेज भी ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो अब एक्स-रे की प्रॉपर्टीज़ ख़ास क्यों है। तो उसका आंसर ये है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा तो एक्स-रेज एमिट होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एनर्जी है ये 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है एक्स-रेज की, और ये इनर शेल की वजह से प्रोड्यूस होता है। इनर शेल में मौजूद जो एनर्जी, दो शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है और वैलेंस शेल में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जब वैलेंस शेल, और मैंने ये भी बताया था कि ये हेवी
हेवी एटम की प्रॉपर्टी है, जिसका एटॉमिक नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़े एटॉमिक नंबर वाले एटम्स ही सिर्फ एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और ये इनर्शियल के ट्रांजिशन की वजह से ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब वैलेंशियल के ट्रांजिशन की वजह से जो आम लाइट प्रोड्यूस होगा, कॉमन लाइट, उसकी इतनी एनर्जी नहीं होगी। इसकी एक्सरेज की एनर्जी इसलिए ज़्यादा है कि इनर्शियल में हेवी एटम्स के इनर्शियल में के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। वही एनर्जी डिफरेंस की वजह से जो फोटॉन इमिट होगा उस एनर्जी का होगा, लिहाजा इसकी हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी होगी। इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से लिहाजा इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन लाइट से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। लेज़र क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये 10 लेज़र नाइव्स किसे कहते हैं? KNIVS। लेज़र नाइव से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि लेज़र से एज अ छुरी की तरह भी काम कर सकते हैं हम। ऐसे मटेरियल को कट कर सकते हैं, कटिंग के लिए यूज़ होता है लेज़र को, ठीक है। मटेरियल को कट कर सकता है, डिफरेंट शीट को कट कर सकता है लेज़र, ठीक है। और इस तरह जिस तरह गुर्दे में अगर पत्थर है तो पत्थर या स्टोन्स, गुर्दे में मौजूद स्टोन्स को कट कर सकता है, लिहाजा एज अ नाइफ का काम करता है, ठीक है। इस तरह आंखों के ऑपरेशन में, ये भी आई के ऑपरेशन में यूज़ होता है एज अ नाइफ, कटिंग वगैरह के लिए। तो ये बहुत इसकी जो एप्लीकेशन है, इससे बहुत कटिंग होती है मटेरियल की, स्टोन्स की, और बहुत लिहाजे से क्या कहते हैं, लेज़र नाइव्स, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? ये लेज़र जो नाइव्स था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ गया। क्वेश्चन नंबर 10 को इधर एक्सप्लेन करते हैं कि कोहेरेंट का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10 में कोहेरेंट का क्या मतलब है, मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक और पैरेलल का क्या मतलब है लेज़र में। ये टर्मिनोलॉजीज इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था लेक्चर में, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि कोहेरेंट का मतलब है कि जो भी फोटॉन सिंगल वेवलेंथ होगा, जो भी लेज़र के लाइट कंसिस्ट करता है सिंगल वेवलेंथ पे कंसिस्ट करता है, सिंगल वेवलेंथ पे कंसिस्ट करता है, ये है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि लेज़र का जो लाइट है वो सिंगल वेवलेंथ पे कंसिस्ट करता है। कोहेरेंट का मतलब उसके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट मर्ज नहीं होता, उसके दरमियान खास फेज डिफरेंस। पैरेलल का मतलब ये है कि जिस एंगल के साथ दोनों निकल गई बीम्स, तो उस एंगल पे जाएंगे, पैरेलल स्ट्रेट जाएंगे, लिहाजा ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, 10 भी हो गया। 12 क्या है कि हम एटम को, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हम एटम को क्यों नहीं देख सकते। वाई वी कैंट सी एटम। एटम बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत छोटा होता है, इसलिए अगर मैं एक ये डॉट है, कॉपी का एक डॉट, इसमें तकरीबन 20,16,000 तक एटम होते हैं। अगर इसको आप 20,16,000 तक डिवाइड कर दे तो आप उसको नहीं देख सकते नेकेड आई से। इसके लिए आप माइक्रोस्कोप, इसको एटम को अगर बहुत छोटा, इसको बहुत मैं छोटा करूँ तो फिर आप माइक्रोस्कोप पे भी नहीं देख सकती। उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप डिज़ाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, उस पर भी आप सिर्फ रेस को देखोगे, ठीक है। दूसरा ये भी बता दो कि एटम का साइज़ बहुत कम है, 10 की ताकत -10 मीटर, ये बहुत कम साइज़ है। और यूनिवर्स में अभी तक इस तरह कोई लाइट डिस्कवर नहीं हुआ, प्रोड्यूस नहीं हुआ, जिसका वेवलेंथ इतना छोटा हो कि आपको क्या हो, आपको एटम दिखा सके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रेकिंग रेडिएशन किसे कहते हैं? ब्रेकिंग एक्सरेज किसे कहते हैं, या ब्रेकिंग रेडिएशन किसे कहते हैं? मैंने आपको कहा था वो रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन पास वेलोसिटी के साथ, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाई वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहे हो और ये किसी मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करे, तो इसकी यही काइनेटिक एनर्जी या यही वेलोसिटी स्ट्राइकिंग की वजह से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसे फिर ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं या ब्रेकिंग एक्सरेज, ये मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यही ब्रेकिंग रेडिएशन है। सडन डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ड्यू टू द सडन डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द रेज प्रोड्यूस आर ब्रेकिंग रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑप्टिकल पंपिंग क्या है। तो मैंने इस पर भी बहुत मोड्स ऑफ एक्साइटेशन में आपको बताया था कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हाई शेल में एक्साइट करना हो, अगर आप लाइट दे के आप इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से हाई शेल में एक्साइट करो थ्रू लाइट, तो इसे फिर आप क्या कहते हो? ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। तो ऑप्टिकल पंप लाइट की वजह से आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हो और उस लाइट की वजह से आप डी एक्साइट भी कर सकते हो। तो जब ये डी एक्साइट होगा एक मेटास्टेबल स्टेट में, पॉपुलेशन इन्वर्टेड बढ़ जाएगी, इस इधर मौजूद इलेक्ट्रॉनों से इधर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, आपके साथ क्या होगा? एक लेज़र प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्टिकल पंपिंग ऐसे कहते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो लेक्चर नंबर 9 में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा इस चैप्टर का।
लेकिन उसका कंफर्म नहीं है कि शायद न्यूमेरिकल दूँ या ना दूँ, लेकिन इरादा है इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में फिर देख लें एटॉमिक स्पेक्ट्रा के। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा न्यूक्लियर फिजिक्स का। आप हमारे साथ रहिए। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता हो तो काइंडली आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।